आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बिल्कुल लगे होंगे। तो आज का जो मेरा सेशन है स्टूडेंट्स, वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ खरीफ क्रॉप्स, और इसके अंतर्गत जो मेरा टॉपिक है वो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फॉडर क्रॉप्स, यानी चारे वाली फसलों के खरीफ सीजन में उत्पादित की जाने वाली चारे वाली प्रमुख फसलों की उत्पादन तकनीकी। और चारे वाली प्रमुख फसलों के अंतर्गत जो आज मैं पढ़ाऊंगा वो फसल है आपकी लोबिया। लोबिया की क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में हम डिटेल से आपसे बात करेंगे। तो आइए अपनी सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ लोबिया या फिर काउपी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो चारे वाली फसलों की उत्पादन तकनीक यानी लोबिया के बारे में बताऊंगा। तो लोबिया जो है वो एक प्रमुख फॉडर क्रॉप्स के अंतर्गत आती है, और सबसे अच्छा है कि इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में पाई जाती है, प्रोटीन और फाइबर अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जो कि पशुओं के लिए एक अच्छा चारे का स्रोत होता है और इसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। इसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत अच्छी होती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फोलिक एसिड और फाइबर्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि पशुओं के दूध उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। तो आइए हम लोबिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बताते हैं। अगर बात करें हम लोबिया की, तो लोबिया को कई नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? लोबिया, या इसे काउपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और एक इसका नाम है, इसे हम ब्लैक आई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे ब्लैक आइट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यानी काली आंख के नाम से भी जानते हैं। बात करेंगे स्टूडेंट अगर इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है विग्ना अनगुइसिक्लेटा, और इसका जो क्रोमोसोम नंबर होता है, क्रोमोसोम नंबर जो इसका होता है वो 22 होता है। इसकी जो फैमिली होती है वो होती है फैबिएसी, और इसका जो ऑरिजिन प्लेस है, उत्पत्ति स्थान, जो इसका ऑरिजिन प्लेस है वो है साउथ अफ्रीका, ठीक है। अगर बात करें स्टूडेंट्स में प्रोटीन परसेंटेज की, प्रोटीन परसेंटेज जो है वो होता है 23 से लेकर के 25% तक प्रोटीन होता है। और इसमें जब ये हरे रूप में होता है, ग्रीन फॉर्म प्रोटीन परसेंटेज जो होता है, मतलब हरे चारे में ये तो ड्राई हो जाता है तब होता है, ड्राई ग्रेन में होता है, ठीक है। अगर हम हरे चारे की बात करें तो हरे चारे के रूप में जो प्रोटीन होता है वो 7 से 8% प्रोटीन जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो पशुओं को खिलाने के लिए ये एक हरा रेचक सुपाच्य चारा होता है, जो कि पशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए एवं उसके दुग्ध उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, फोलिक एसिड, ठीक है, और कई सारे विटामिन मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो कि पशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होते हैं और दुग्ध उत्पादन के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। पशु इसे बहुत ही जो है स्वाद से बहुत ही अच्छी तरीके से जो है वो उसको खाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है पशुओं के लिए बहुत ही अच्छा चारा होता है। तो इसका जो है वो इसे हम लोबिया, काउपी या ब्लैक आइट के नाम से जानते हैं। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है विग्ना अनसुलेटा होता है, क्रोमोसोम नंबर 22 होता है, फैमिली इसकी फैबिएसी होती है, ऑरिजिन प्लेस इसका साउथ अफ्रीका है, प्रोटीन जो परसेंटेज होता है इसके बीजों में 23 से 25% होता है, और जो हरा चारा होता है, हरे चारे में प्रोटीन परसेंटेज जो होता है वो 7 to 8% होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में।
तो इसे हम काउपी कहते हैं। यह एक महत्वपूर्ण दलहनी चारा है। कैसा चारा है ये? दलहनी फसल है। ठीक है, तो दलहनी फसल में क्या है कि ये जो है पशुओं को हरे चारे के साथ साथ मृदा की उर्वरता भी बढ़ाने में सहायक होता है, क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं उनकी जड़ों में एक सूक्ष्म जीवाणु जिसे हम राइजोबियम कहते हैं वो पाया जाता है। ठीक है, इनकी जड़ की गांठों में, जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्सेस करता है मिट्टी के अंदर। ठीक है, तो ये जो है हरे चारे के दृष्टिकोण से तो अच्छी ही है, साथ साथ मृदा की उत्पादन क्षमता को भी बढ़ाती हैं, तो इसलिए जो है वो मृदा के पोषण मान के लिए भी अच्छी मानी जाती है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है विग्ना अंगुस्कुलेटा है। ठीक है, यह गर्म जलवायु में अच्छी तरह उगने वाली फसल है। ठीक है, कैसी है? गर्म जलवायु में भी अच्छी तरह उगने वाली फसल है और भारत के विभिन्न भागों में हरे चारे के रूप में इसकी खेती की जाती है। लोबिया का चारा कैसा होता है? स्वादिष्ट होता है, मुलायम होता है, पौष्टिक होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा सामान्य घास वाली चारा फसलों की तुलना में अधिक होती है, इसलिए यह पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला चारा माना जाता है। कैसा माना है? पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाला चारा माना जाता है। लोबिया की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह दलहनी फसल होने के कारण वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। तो इसकी प्रमुख विशेषता है कि यह दलहनी फसल होने के कारण वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्सेशन करती है मृदा के अंदर। ठीक है, और इसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु की गांठें बनती हैं। कैसी होती हैं? तो राइजोबियम जीवाणु की गांठें होती हैं जो कि वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं मृदा में। ठीक है, जिससे मृदा की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता है, उसमें वृद्धि होती है। और यह लोबिया को अकेले या मक्का, ज्वार, बाजरा जैसी चारा फसलों के साथ मिलाकर उगाया जा सकता है। इसे मिक्स क्रॉपिंग के रूप में भी उगाया जा सकता है, जैसे कि जो मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, उसके साथ भी मिला करके इसको उगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसका महत्वपूर्ण जो है वो फसल के रूप में है। यानी कि अगर हम जो है मान लीजिए मक्का को चारे के रूप में उगा रहे हैं, तो मक्का के साथ हो गया, ज्वार के साथ, बाजरा के साथ भी इसको हम मिक्स क्रॉप के रूप में उगा सकते हैं, इसका उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। अब बात करें इसकी उपयोगिता की, तो लोबिया का उपयोग मुख्य रूप से हरे चारे के लिए किया जाता है। इसका हरा चारा पशुओं को आसानी से खिलाया जाता है। दूध देने वाले पशुओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। इसमें पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? प्रोटीन, खनिज तत्व, अन्य पोषक तत्व जो है वो पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो पशुओं के दृष्टिकोण से इसकी उपयोगिता पशुओं के चारे के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पर्याप्त मात्रा में रेशा और कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन और खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो कि पशुओं के दुग्ध उत्पादन के साथ साथ पशुओं के शारीरिक विकास के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, लोबिया की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात की जाए तो उच्च प्रोटीन वाला पौष्टिक हरा चारा है। ये कैसा है? हाई प्रोटीन। ठीक है, उच्च प्रोटीन वाला क्या है? हरा चारा है। और इसकी पत्तियां या कोमल तने पशुओं के लिए क्या होते हैं? स्वादिष्ट होते हैं। मतलब इसकी जो पत्तियां होती हैं और कोमल तने होते हैं वो पशुओं बहुत ही अच्छे से इसको बड़े स्वाद से जो है इसको खाते हैं, तो वो बहुत ही अच्छे होते हैं। यह कम अवधि में भी तैयार हो जाता है। मतलब ये क्या है इसकी विशेषता कि कम जो है, जैसे गर्मियों के दिनों में खेत खाली रहते हैं, या कम अवधि में भी तैयार हो जाता है, तो ये इसकी विशेषता है। ठीक है, इसे खरीफ तथा गर्मी के मौसम में आसानी से उगाया जा सकता है और यह भूमि से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने में सहायक है। यानी वायुमंडल से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो मृदा की उर्वरता को भी बढ़ाने में यह सहायक होता है, तो इसलिए और अच्छा माना जाता है। इसे अन्य चारा फसलों के साथ मिलाकर बोया जा सकता है। मतलब कि अदर जो फॉडर क्रॉप्स है उनके साथ इसको मिला करके हम जो है वो बो सकते हैं। ये भी इसकी विशेषता है। यह सूखे की स्थिति में कुछ हद तक सहन कर सकती है। इसमें यह भी विशेषता है कि ये सूखे की स्थिति में, यानी जब गर्मी खूब पड़ती है या बरसात कभी कभी नहीं होती है, तो उस कंडीशन में भी ये जो है टॉलरेंस क्रॉप के रूप में
होती है, मतलब कि सहिष्णु फसल है, गर्मी को सहन करने वाली भी फसल कही जा सकती है, सूखा सहनशील फसल भी है। तो ये इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इसे हम जहां पर वर्षा कम होती है वहां भी इसको हम आसानी से हरे चारे के रूप में इसको हम उगा सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है। इससे हरे चारे की कमी वाले समय पशुओं को चारा उपलब्ध कराया जा सकता है। गर्मी के दिनों में देखिए अक्सर जो है वो हरे चारे की जो है कमी हो जाती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी इसे आसानी से उगा करके हरे चारे की पूर्ति जो है वो की जा सकती है। तो ये इसकी प्रमुख जो है वो विशेषता है, उपयोगिता है, ठीक है। जलवायु की बात करें तो लोबिया गर्म एवं आर्द्र जलवायु की फसल है। इसके अच्छे विकास के लिए 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। तो यह गर्म एवं आर्द्र जलवायु वाली फसल है। इसकी अच्छी वृद्धि एवं विकास के लिए 20 से 35 डिग्री का टेम्परेचर जो होता है वो अच्छा माना जाता है, ठीक है। अत्यधिक ठंड इसके अंकुरण को क्या करती है, प्रभावित करती है। अत्यधिक ठंड जो होती है उसके अंकुरण वृद्धि को क्या करती है, प्रभावित करती है। पाला लोबिया की फसल के लिए हानिकारक होता है। तो मतलब कि जो कम तापमान होता है, यानी 20 डिग्री से कम अगर तापमान हो जाता है तो इसके लिए वृद्धि एवं विकास के लिए, फ्लावरिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। लोबिया की खेती मुख्य रूप से खरीफ मौसम में वर्षा आधारित परिस्थितियों में की जाती है। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर इसे गर्मी के मौसम में भी उगाया जा सकता है। फसल की प्रारंभिक अवस्था पर्याप्त नमी आवश्यक होती है। कहने का मतलब यह है कि वैसे तो इसे बरसात में, जब रेनफेड एरियाज में हम बरसात में उगाते हैं, लेकिन जहां पर सिंचित दशा है, इरिगेटेड लैंड है, वहां पर ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है, यानी फरवरी मार्च के महीने में भी इसे हम आसानी से बो सकते हैं, उगा सकते हैं, ठीक है। तो गर्मी जहां पर, मतलब कि जहां पर सिंचाई की दशा है वहां पर हम इसे ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं। नहीं तो जहां पर सिंचित दशा नहीं है, रेनफेड कंडीशन है, वर्षाधारित खेती है, वहां पर इसे हम जो है जायद ऋतु में उगाते हैं, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है, ठीक है। इसमें सबसे विशेषता है कि इसके अंकुरण के लिए जो है वो नमी आवश्यक होती है। अगर नमी नहीं है मिट्टी में तो इसका जर्मिनेशन जो है वो अच्छा नहीं होता है, और गर्मी चाहिए, ठीक है। लगभग 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसके अंकुरण के लिए तापमान चाहिए ही चाहिए, ठीक है। खेत में लंबे समय तक पानी अगर जमाव रहता है तब भी नुकसान होता है, ठीक है। तो रेनफेड एरियाज में बरसात के दिनों में अगर इसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन है, खेत में जल भराव की कंडीशन रहती है, तो इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। तो पूरी तरह से ड्रेनेज सॉइल होना चाहिए, जहां पर जल निकास अच्छा हो वहां पर इसकी खेती करना चाहिए। भूमि एवं मृदा की बात की जाए, लैंड एंड सॉइल की, तो लोबिया की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। अच्छी जल निकास वाली जो बलुई दोमट मृदा होती है वो इसके लिए जो है वो अच्छी मानी जाती है। मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त जो है पीएच जो होता है वो 6.0 से 7.5, यानी 6.0 से 7.5 के बीच में जो पीएच होता है वो अच्छा मानाता है। और मिट्टी कैसी होनी चाहिए, बलुई दोमट मृदा, ठीक है। बलुई दोमट मृदा यानी सैंडी लूम सॉइल जो होती है वो इसके लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। और भारी तथा जल भराव वाली मिट्टी लोबिया के लिए अच्छी नहीं होती है, इसलिए खेत का जल निकास उचित व्यवस्था होनी चाहिए। खेत अच्छी तरह तैयार करके मिट्टी को भुरभुरा खरपतवार मुक्त कर लेना चाहिए। बात करें इसके लिए तो ज्यादा हैवी सॉइल होती है, ठीक है, अत्यधिक जो भारी मृदा होती है और जिसमें जल निकास अच्छा नहीं होता है तो वो इसके लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। प्रॉपर ड्रेनेज सॉइल होना चाहिए कि जब बरसात के दिनों में या फिर सिंचाई की दशा में जल भराव की स्थिति ना हो, ठीक है। अगर जल भराव की स्थिति होती है खेत में तो लोबिया की फसल नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो जल भराव अच्छे से नहीं होना चाहिए। और अगर हम खेत की तैयारी करते हैं तो खेत की तैयारी के समय हमें खरपतवार से पूरी तरह से मुक्त कर लेना चाहिए, ठीक है। कई बार एक पहले गहरी जुताई करना चाहिए, उसके बाद फिर 2-3 हल्की जुताइयां करके फिर हमको बीजों को बोना चाहिए और खरपतवार को बिल्कुल खेत से हटा देना चाहिए, जिससे कि इसकी फसल पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, ठीक है। भूमि की तैयारी करने के लिए हमने पहले ही बताया कि पहले क्या करना चाहिए, एक गहरी जुताई करना चाहिए, उसके बाद 2-3 बार देसी हल से और कल्टीवेटर से खेत को क्या करना चाहिए, भुरभुरा कर लेना चाहिए। और अंतिम जुताई के समय पाटा लगाकर खेत को समतल कर देना चाहिए, ठीक है, जिससे कि मिट्टी पूरी तरह से भुरभुरी हो जाए, तब हमको बीजों को बोना चाहिए।
और उसके समय खेत की जब हम तैयारी करते हैं तो अच्छी प्रकार से सड़ी हुई गोबर की खाद, जिसे हम FYM कहते हैं, उसको जो है बोना चाहिए और लगभग 10 से 12 कुंटल जो है वो प्रति हेक्टेयर की दर से FYM का यानी फार्म यार्ड मैन्योर का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रयोग करने से क्या होता है, इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर और अन्य सूक्ष्म तत्व मौजूद होते हैं जो कि पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, इंप्रूव्ड वैरायटीज की बात करें तो चारे के लिए ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जिसमें अधिक हरा चारा उत्पादन, अच्छी पत्तियों का विकास, तेज वृद्धि तथा रोगों के प्रति सहनशीलता हो। क्षेत्र और कृषि जलवायु के अनुसार स्थानीय कृषि विश्वविद्यालय कृषि विभाग द्वारा अनुशंसित चारा लोबिया की किस्मों का चयन करना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा लोबिया की बुआई के पहले उन्नतशील किस्मों का चयन करना चाहिए जो कि कई सारे कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, और जो है KVK या फिर बीज उत्पादन संस्था से जो है वो हमेशा प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए और अच्छे बीजों का प्रयोग करना चाहिए बुआई के लिए। ठीक है, जिससे कि अच्छा उत्पादन किसान को मिल सके। ठीक है, किस्म का चुनाव करते समय केवल अधिक उत्पादन ही नहीं बल्कि चारे की गुणवत्ता, पत्तियों की संख्या, तने की कोमलता आदि को भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि जब हम बीज का सिलेक्शन करते हैं तो केवल प्रोडक्शन को ही देखें, प्रोडक्शन के साथ साथ जो है वो जो चारा है उसकी गुणवत्ता को देखें, पत्तियों की संख्या को देखें, पत्तियों की कोमलता और तने कोमल रहते हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि पौधे बहुत हार्ड हो जाते हैं तो उसे पशु अच्छे से नहीं खाते हैं। ठीक है, तो चारे की गुणवत्ता, पौधे की गुणवत्ता, ठीक है, उनकी वो अवधि, उनकी कोमलता आदि को ध्यान में रखकर ही हमको बीज का चयन करना चाहिए, क्योंकि इसमें हम जो है अनाज नहीं ले रहे हैं लोबिया का, हम केवल चारे ले रहे हैं। तो पौधा जो है वो कोमल हो, सॉफ्ट हो, जिसको पशु अच्छे से खा सके। ठीक है, उसके पत्तियों की क्वालिटी अच्छी हो, उसमें जो पोषक तत्व हो पर्याप्त मात्रा में हो, इन चीजों का भी हमें ध्यान देना चाहिए, तभी हमें किस्मों का चयन करना चाहिए। ठीक है, बीज की मात्रा की बात की तो चारे के लिए लोबिया की सामान्यता लगभग 40 से 50 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। ठीक है, बीज की बुआई बीज की गुणवत्ता डिपेंड करती है। तो बीज किस बीज से हम बोते हैं, अगर हम बीजों को छिटकावा बीज से बोते हैं तो बीजों की मात्रा ज्यादा लगती है, और अगर हम उसे सीडड्रिल वगैरह से बोते हैं तो बीजों को कम मात्रा में जो है बीजों की मात्रा कम लगती है। तो ये भी जो है वो बीजों की मात्रा को इफेक्ट करते हैं। अच्छी गुणवत्ता वाला, साफ, स्वस्थ, अंकुरण क्षमता वाला बीज ही प्रयोग करना चाहिए। बुआई से पहले बीज को क्या करना चाहिए, राइजोबियम कल्चर, ठीक है, राइजोबियम कल्चर से उपचारित करना चाहिए। 200 ग्राम का पैकेट राइजोबियम कल्चर का लेकर 200 ग्राम में 10 किलोग्राम बीज को उपचारित किया जा सकता है। ठीक है, तो राइजोबियम कल्चर से शोधित करके ही बीजों को बोना चाहिए, जिससे जो राइजोबियम सूक्ष्म जीवाणु है उसकी मात्रा में वृद्धि हो और जो है फसल की अच्छी वृद्धि हो, जिससे नाइट्रोजन का फिक्सेशन अच्छा हो और फसल की जो है वो वृद्धि अच्छी हो तथा मृदा की गुणवत्ता भी सुधारा जा सके। इस प्रकार से नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करता है राइजोबियम। इसी प्रकार से ट्रीटमेंट बीज उपचार लोबिया की प्रारंभिक वृद्धि बेहतर बनाने के लिए, मृदा जनित रोगों से बचाव के लिए, तो कई प्रकार के बीजों को बचाने के लिए, सॉइल बॉर्न डिजीज से बचाने के लिए कई प्रकार के फंजीसाइड आते हैं, जैसे कार्बेंडाजिम हो गया, थायरम हो गया, डाइथेम 45 हो गया। तो इनसे हमें बीजों को शोधित करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से बीजों का ट्रीटमेंट करना चाहिए। और बुआई के समय की बात करें, टाइम ऑफ सोइंग की, तो लोबिया की बुआई का समय क्षेत्र की जलवायु, सिंचाई सुविधा पर निर्भर करता है। खरीफ मौसम में सामान्यतः मानसून की शुरुआत के आसपास, ठीक है, जब खेत में पर्याप्त नमी उपलब्ध हो तो बुआई की जाती है। सिंचाई वाले क्षेत्रों में गर्मी की फसल ली जा सकती है। ठीक है, तो टाइम ऑफ सोइंग की बात करें तो जहां पर ग्रीष्म ऋतु मतलब जहां पर सिंचाई दशा, सिंचित दशा में, इरिगेटेड लैंड में हम इसकी बुआई फरवरी से मार्च में कर सकते हैं। और नॉन इरिगेटेड एरिया जो रेनफेड एरियाज हैं वहां पर जब वर्षा होती है, स्टार्ट होती है जून से जुलाई के महीने में, इसे हम बो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है वहां की जलवायु को देखते हुए हम बीजों को बोना चाहिए।
ठीक है। समय पर बुवाई करने से पौधों के अनुकूल तापमान, नमी मिलती है और चारे का उत्पादन क्या होता है, अच्छा होता है। अगर हम समय पर बुवाई कर रहे हैं तो उसे अच्छा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है, उसे पर्याप्त नमी मिलती है, जिससे पौधों की वृद्धि एवं विकास क्या होता है, अच्छा होता है और चारा उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है, जिससे चारा उत्पादन में भी वृद्धि अच्छी होती है। ठीक है। अब बात करेंगे मेथड ऑफ सोइंग की। तो लोबिया की कतारों से करना अधिक विभाजन होता है। सामान्यतः कतार से कतार की दूरी जो होती है वो 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रखना चाहिए। ठीक है। तो बीज के लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए। तो लगभग 30 सेंटीमीटर पौधे से पौधे के बीच की दूरी रखना चाहिए और 3 से 5 सेंटीमीटर पौधे की गहराई जो है वो बीजों को बोना चाहिए। तो सीड्रिल से अगर हम बीजों को बोते हैं बाय सीड्रिल से, तो बीज एक निश्चित दूरी पर गिरते हैं और फसलों को प्रॉपर स्पेस मिलता है वृद्धि एवं विकास के लिए। तो सीड्रिल से बोना अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर हम चारे के लिए बो रहे हैं तो उसे हम लगभग छिड़काव बीज से ही बो सकते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस का कोई डिफरेंट नहीं होता है। अब बात करें मैनोर एंड फर्टिलाइजर की, तो लोबिया दलहनी फसल है, इसलिए इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता अन्य गैर दलहनी चारा वाली फसलों में कम होती है। खेत की मिट्टी की उर्वरता के आधार पर सामान्यतः सीमित मात्रा में नाइट्रोजन, पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस और पोटास दिया जाता है। ठीक है। तो इन्हें हमें एक सामान्य मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास देना चाहिए। इसमें हम बुआई के समय जो है वो लगभग 10 से 15 टन जो है वो प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देना चाहिए। ठीक है। मिट्टी में भौतिक दशा में सुधार होता है। तो इस प्रकार से हमें जो है हमें सबसे पहले 10 से 15 टन जो है वो बुआई के समय ही गोबर की खाद यानी FYM का प्रयोग करना चाहिए और आवश्यकता अनुसार हमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जो है पोटास का प्रयोग करना चाहिए, जिससे हम चारा उत्पादन कर सके। इरिगेशन मैनेजमेंट की बात की जाए तो वर्षा आधारित खरीफ फसल में सामान्यतः अलग से अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन लंबे समय तक वर्षा न होने पे सिंचाई करनी पड़ती है। ठीक है। तो जो हम सिंचाई की बात करें तो अगर जो इरिगेटेड नॉन इरिगेटेड ले है जहां पर वर्षा आधारित खेती होती है, तो जब वर्षा जो है अगर सिंचित दशा नहीं है तो बरसात जो है बरसात के समय क्या होता है कि सिंचाई करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर बरसात नहीं होती है तब हमें सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। अगर हम ग्रीष्म ऋतु में फसल को लेते हैं तो हमें सिंचाई करने की जरूरत होती है। लगभग 3 से 4 सिंचाइयां जो है वो इसमें आवश्यक रूप से हमें देनी चाहिए और बीजों के अंकुरण के समय इसमें नमी जो होनी है वो आवश्यक होती है। अगर बीजों के अंकुरण के समय नमी नहीं है तो फिर बीजों का अंकुरण अच्छा नहीं होता है और जिससे हमारा क्या होता है, उत्पादन प्रयोग होता है। इसके अलावा सिंचाई जो है अंकुरण के समय आवश्यक होती है और फूल आने समय, फ्लावरिंग के टाइम पर जो है वो जो है सिंचाई आवश्यक होती है। ठीक है। अगर तो इस प्रकार से जो है वो सिंचाई है इसका रूप से अंकुरण और फ्लावरिंग स्टेज में, पॉड फिलिंग स्टेज में सिंचाई आवश्यक होती है। और अगर जो है जो हमारे रेनफील्ड एरियाज है वहां पर ज्यादा सिंचाई अगर वर्षा हो जाती है तो उसे हमें प्रॉपर ड्रेनेज की व्यवस्था होना चाहिए, जल निकासी की खेत में अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। तो इस बात का भी हमें ध्यान देना चाहिए। जितना सिंचाई का ध्यान देना चाहिए उसी तरह हमें प्रॉपर ड्रेनेज का भी ध्यान देना चाहिए। वीड मैनेजमेंट की बात की जाए तो फसल की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार लोबिया के पौधों के साथ पानी, पोषक तत्व, प्रकाश स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसलिए शुरुआती अवस्था में ही खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। बुआई से लगभग 20 से 25 दिन बाद आवश्यकता के अनुसार एक निराई गुड़ाई की जा सकती है। कतारों में बोई गई फसल में हाथ से निराई या उपयुक्त कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जा सकता है। खरपतवार नाशी का प्रयोग केवल स्थानीय कृषि अनुसंधानों के अनुसार करना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से वीड मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो फसल के साथ जो है वो स्पेस के लिए, लाइट के लिए, तमाम न्यूट्रिएंट के लिए जो है वो कंपटीशन करते हैं। तो इसलिए प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट इसमें
मतलब कि प्रॉपर जो है वो वीड कंट्रोल करना जो है वो आवश्यक होता है। ठीक है, तो समय समय पर इसे हमें वीड को कंट्रोल करना चाहिए, जो है लगभग 20 से 25 दिन बाद जो है वो पहली निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा पेस्ट एंड डिजीज की बात करें तो लोबिया में विभिन्न कीट एवं रोगों का प्रकोप हो सकता है, जैसे कि आपके एफिड्स हो गए, व्हाइट फ्लाई हो गई, ठीक है, पॉड जो है फॉड बोरर हो गए, या फिर रस चूसने वाले कई सारे कीट होते हैं, तो इनका हमें जो है वो कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि अगर एफिड्स का है, व्हाइट फ्लाई का प्रकोप है, तो हमें एलो ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए, एलो ट्रैप्स को लगाना चाहिए। ठीक है, पॉड बोरर है तो उसके लिए हमें लाइट ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए, फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग करना चाहिए, या फिर हमें जो है उसमें जो है ट्राइकोग्रामा विरिडी का प्रयोग करना चाहिए, जो कि एक पैरासाइट होते हैं, उसका प्रयोग इसमें हम कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकली रूप से इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। या अगर बहुत ज्यादा इसमें लग गए हैं, एफिड्स का अगर उपयोग है, तो उसमें हमें जो है इमिडाक्लोरोपिड या फिर जोनोक्लोटोफास या फिर हमें जो है डाइक्लोरवास, इसका प्रयोग जो है वो इसे 2 ml प्रति लीटर की दर से हमें प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, कीट एवं रोगों के प्रबंधन के लिए स्वस्थ प्रमाणित बीज का प्रयोग करना चाहिए, अच्छा फसल चक्र अपनाना चाहिए, खेत की स्वच्छता बनाए रखना चाहिए, किसी प्रकार के रोगग्रस्त पौधे नहीं होने चाहिए, खरपतवार को निकाल करके रखना चाहिए। अगर इन बातों को हम ध्यान देते हैं तो अपनी फसल को रोगों एवं कीटों से हम बचा सकते हैं। तो ये सारी जो है वो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस का हमें ध्यान देना चाहिए। हार्वेस्टिंग की बात की जाए तो चारे के लिए लोबिया की कटाई सामान्यतः बुआई के लगभग 45 से 60 दिनों बाद। तो अगर फॉडर के लिए हम लोबिया को उगा रहे हैं तो जो है इसकी कटाई कब की जाती है? 45 से 60 दिन के बाद की जाती है। ठीक है, या किस मौसम के अनुसार डिपेंड करता है। फसलों की कटाई जो है वो कौन सी किस माह बो रहे हैं, मौसम कैसा है, जलवायु कैसी है, उसके अनुसार हम डिसाइड करते हैं। तो लगभग एक ऑप्टिमम रेट 45 से 60 दिन के बाद फसलों की कटाई चारे के लिए करनी चाहिए। ठीक है, और फसल की वृद्धि पर निर्भर करती है। पौधे में फूल आने की अवस्था में इसके आसपास कटाई करने से क्या होता है? पौष्टिक और हरा चारा प्राप्त होता है। तो ये कटाई के समय ध्यान देना चाहिए। अगर हम पुष्पावस्था में यानी फ्लावरिंग स्टेज में फसल की कटाई करते हैं तो उससे क्या होता है कि पोषक तत्वों में वृद्धि होती है, चारे की जो गुणवत्ता है वो उसके वृद्धि होती है, यानी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है चारे की वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो हमेशा फसल की जो कटाई है वो फ्लावरिंग स्टेज में करनी चाहिए, जिससे कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बहुत देर से कटाई करने से क्या होते हैं? तने क्या होते हैं? कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, जिसको पशु खाना नहीं पसंद करते हैं। ठीक है, और चारे की पाचनशीलता गुणवत्ता में कमी आ जाती है। इसलिए अधिकतम जैविक उत्पादन के साथ अच्छी पोषण गुणवत्ता करने के लिए उचित अवस्था में कटाई करना चाहिए। अगर हम फसल की कटाई लेट करते हैं तो जो चारे का जो तना होता है, पत्तियां होती हैं, वो हार्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो वो पाचन के लिए अच्छी नहीं होती हैं, पशु उसे नहीं अच्छे से खाते हैं, खाते भी हैं तो पशुओं के अच्छी रूप से पचता नहीं है, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होती है? कम हो जाती है। तो हमेशा चारे को फ्लावरिंग स्टेज में कोमल अवस्था में ही काटना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। अब बात करेंगे ग्रीन फॉडर यील्ड कितनी होती है। तो अच्छी कृषि तकनीक, उपयुक्त किस्म, पर्याप्त नमी, उचित उर्वरक प्रबंधन अपनाने से लोबिया से लगभग 20 से 30 टन या उससे अधिक हरा चारा प्रति हेक्टेयर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक उपज क्षेत्र, किस्म, मौसम, मिट्टी तथा प्रबंधन पर निर्भर करती है। ठीक है, तो ये जो है वो लगभग इससे कितना उत्पादन होता है? हरे चारे का 20 से 30 कुंटल 20 से 30 टन प्रति हेक्टेयर जो है वो हरा चारा प्राप्त होता है। ये किस में डिपेंड करता है? ये फसल की जलवायु, जहां पर हम फसल उगा रहे हैं वहां की जलवायु, वहां की मृदा, वहां पर सिंचाई की व्यवस्था, उन्नतशील बीजों आदि पर निर्भर करती है। अगर सही तकनीक का हम उपयोग करते हैं, उन्नतशील प्रजातियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और रोग एवं कीटों से, खरपतवार से फसल को बचाते हैं, ठीक है, तो हमें उत्पादन क्या है? अच्छा प्राप्त हो सकता है।
ठीक है। लोबिया की उपज बढ़ाने के लिए समय पर बुआई, उचित बीज दर, खरपतवार नियंत्रण, संतुलित उर्वरक का प्रयोग, आवश्यकता अनुसार क्या करते हैं जो है वो सिंचाई विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। मिक्स्ड क्रॉपिंग के लिए क्या है कि लोबिया को ज्वार, मक्का, बाजरा जैसी फसलों के साथ मिला करके उगाया जा सकता है। लाभ होता है यह एक और अनाज वाली चारा फसल से अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रेशा मिलता है। ठीक है, तो इसे मिश्रित खेती के रूप में हमें किसके साथ साथ, मक्का के साथ, ज्वार के साथ, बाजरा के साथ हम इसको उगा सकते हैं। ठीक है, ये भी इसका फायदा है जिससे हम अच्छी प्रोटीन युक्त चारे को प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि इसे मक्का के साथ है तो चारे वाला मक्के के साथ हम लोबिया को उगाते हैं, तो इसके साथ अगर हम कटाई करके पशुओं को देते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स और जो है तमाम प्रकार के पोषक तत्वों में उसकी वृद्धि हो जाती है। ये फायदा होता है। ठीक है, तो इसमें इसके न्यूट्रिशन वैल्यू की अगर बात की जाए तो लोबिया एक हरा चारा प्रोटीन से भरपूर होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, खनिज तत्व पाए जाते हैं। इनकी कोमल पत्तियां और तने पशुओं द्वारा आसानी से पचाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अच्छी तरह से लोबिया का जो है पर्याप्त मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम और जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, रेशा ये पाए जाते हैं जो पशुओं की वृद्धि एवं विकास के लिए अच्छा होता है और दुग्ध उत्पादन के लिए अच्छा माना जाता है। तो लोबिया एक बहुत ही अच्छा चारा है। इसमें पर्याप्त मात्रा में टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, इसे क्या है, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि फसलों के साथ अगर खिलाया जाए तो पशुओं को एक संतुलित आहार जो है वो प्राप्त हो सकता है। तो इस प्रकार से जो है वो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू काफी अच्छा माना जाता है। सावधानियां क्या है कि उन्नत सीड बीज को प्रयोग करें, खेत में जल निकास अच्छा रखें, समय पर बुआई करें, प्रारंभिक अवस्था में ही खरपतवारों को निकालें, मृदा को परीक्षण करें, परीक्षण करके ही फसल को बोएं, कीट एवं रोगों से फसल की बचाव करें, फसलों को सही अवस्था में काटें। ठीक है, जो आइडियल स्टेज उसमें ही काटना चाहिए और काटे के बाद उचित तरीके से उसे संग्रहित करके रखना चाहिए जिससे पशु उसे अच्छे से खा सकें। तो इन बातों का भी विशेष रूप से इसमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने लोबिया के बारे में आपको डिटेल से बताया। आई होप आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। इसका जो पीडीएफ है वो हमारे आरबीएस महाविद्यालय के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं और अच्छे से रीड कर सकते हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।